Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 26 and today's topic of discussion is grassland ecosystem. Students, आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ पे ग्रास है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और आपने खुद भी विज़िट किया होगा कि ये अगर हम जाएं इस तरफ वज़ीरिस्तान की तरफ, हम गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, फेरी मेडोज़ को ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे ग्रासेस मौजूद होती हैं। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स, किस तरह के एनिमल्स, हम ग्रासेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी हैव ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब देखें, इसमें हमने बात ये करनी है कि ऐसे एरियाज़ या वो जगह या वो सिस्टम जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस मौजूद होती हैं। सो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम रखा गया है। स्टूडेंट्स, जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये आप जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, लोअर चित्राल की बात करें, वज़ीरिस्तान की नॉर्थ कलात, इसी तरह से देवसाई है, ये वाले एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम कहते हैं सिर्फ ग्रासेस मौजूद होती हैं। अब ये एरियाज़ में हमारे पास वो फेरी मेडोज़ भी आ जाती हैं, यानी कि जहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा होंगी वो क्या होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा। स्टूडेंट, दुनिया में देखा जाए, पूरी दुनिया में तो यूरेशियन कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट्स में मौजूद होता है। यूरेशियन वी हैव स्टडीड दैट कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमने कहा यूरोप है और प्लस में एशिया। अब यूरोप और एशिया के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन तमाम के अंदर ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक प्रेरीज वर्ड है या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे ग्रासेस हैं जिनके अंदर वुडी ट्रीज मौजूद नहीं हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रेरीज के नाम से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी ग्रासलैंड जो कि टेम्परेट क्लाइमेट में मौजूद होती हैं, यानी कि दैट इज़ द नेम फॉर ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड का नाम है और ऐसी ग्रासलैंड हैं जो कि टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्रेरीज के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सेम एज इट इज़ पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना। ये जो एरियाज़ हैं इनके अंदर ऐसी ग्रासेस मौजूद हैं जिनमें ट्रीज मौजूद नहीं होते, सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज प्रेरीज, इनको हम प्रेरीज के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज यहाँ पे ये जो बात कही गई है, डोंट हैव वुडी ट्रीज, इनमें वुडी ट्रीज मौजूद नहीं है, दैट इज़ कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ये MCQs की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, ओवरऑल हम बात करें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQ इसमें बन सकता है। इसी से रिलेट करता हुआ सवाना भी है। इसमें हम सिर्फ फ़र्क ये बताते हैं कि ऐसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम होती है जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज़ ऑल्सो नेम फॉर ग्रासलैंड। ये भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का नाम है जिसको हमने सवाना के नाम से मेंशन किया। तो सवाना जो है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एग्जिस्ट करता है और इसमें वुडी ट्रीज मौजूद होते हैं। तो इसी की बेस पे मैंने आपको बताया MCQ है कि सवाना जो है इसमें वुडी ट्री मौजूद हैं, जबकि प्रेरीज जो होती हैं इसमें वुडी ट्री मौजूद नहीं है। सवाना और प्रेरी जो है दोनों का इकट्ठा एक ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है, तो इसको हम MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। एज वेल हम ये भी याद रखेंगे कि इसमें रेनफॉल जो है वो कैसा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही स्वेयर रेनफॉल है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि स्वेयर ड्रॉट है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रेनफॉल। इसी वजह से तो वहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। अब यहाँ पे तकरीबन 250 से लेकर 750 मिलीमीटर यानी कि 10 to 30 इंच तक यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल भी बहुत कम है, रेनफॉल कम है, स्वेयर ड्रॉट है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ग्रासेस ही ग्रो करती हैं। ऐसा यहाँ पे जो क्रूशियल फैक्टर काउंट करती हैं वो क्या है, वाटर और फायर है। ये वाटर और फायर बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो कि इनके कंपटीशन बिटवीन ट्रीज एंड ग्रासेस के दरमियान में रोल प्ले करते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो यानी कि इसमें रेन की बात की जाए तो इन एरियाज़ में भी ऑलमोस्ट कोई 1500 मिलीमीटर से 60 इंच तक मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। जबकि वैसे नॉर्मली हमने कहा कि ये 10 to 30 इंच तक जो है वो रेनफॉल मौजूद होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो MCQ। ये भी एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, जबकि नॉर्मली अगर हम देखें इनको तो रेनफॉल के एरियाज़ जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट 250 to 750 मिलीमीटर के अराउंड होता है। स्टूडेंट, अगर हम ग्रासलैंड की बात करें
तो ग्रासलैंड में जो रेनफॉल है, रेनफॉल डेजर्ट और फॉरेस्ट के दरमियान में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रासलैंड उस रीजन में होगा, उस रीजन में होगा जहां पर रेनफॉल जो है वो डेजर्ट्स और फॉरेस्ट के इन बिटवीन होगा। अगर डेजर्ट और फॉरेस्ट के इन बिटवीन रेनफॉल है तो दैट रीजन विल बी ऑफ ग्रासलैंड रीजन, वो ग्रासलैंड रीजन के इक्वल होगा। यानी कि रेनफॉल डेजर्ट में तो आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है, जबकि फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। सो इन बिटवीन आप कंडीशन निकालें, मिड वे निकालें, सो उस एरिया में, उस रीजन में ग्रासेस जो हैं वो ग्रो करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रासेस जो होती हैं वो कंटिन्यूस कवर करती हैं, यानी कि मुसलसल कवर कर रही होती हैं। ग्रासेस यानी कि उस एरिया को मुसलसल कवर कर रही होती हैं। वहाँ पे ट्रीज बिल्कुल भी नहीं होते, एक्सेप्ट सिर्फ बैंक ऑफ द रिवर, जहाँ पे दरिया होता है उसके किनारे के ऊपर ग्रो कर सकती हैं। अदरवाइज वहाँ पे ट्रीज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। जस्ट ओनली उस पूरे एरिया को ग्रास ने क्या किया होता है, कवर किया होता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने बताया कि वाटर एंड फायर जो है ये एज अ क्रूशियल फैक्टर के तौर पे काउंट होते हैं। दिस कैन बी आल्सो MCQ, ये भी MCQ है कि बहुत ही क्रूशियल फैक्टर जो है वो किसका हो सकता है, वाटर एंड फायर का हो सकता है। स्टूडेंट्स, दीज कंपटीशंस ये इसी में ट्रीज और ग्रासेस में वाटर और फायर के लिए होते हैं। यानी फायर आप आग लग जाती है उस एरियाज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट सीजन होता है और ड्राई सब्सटेंसेस भी मौजूद होती हैं, तो आग लगने से वो आग आगे आगे तक क्या होती है, फैल जाती है। स्टूडेंट, प्लांट लाइफ की बात की जाए ना, तो प्लांट लाइफ में हम बताते हैं कि ये ग्रामिनॉइड इज अ नेम ऑफ अ फैमिली, यानी कि हम कहते हैं इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसमें ग्रासेस आ जाती हैं, इसमें ग्रास लाइक प्लांट्स आ जाते हैं, फॉब्स आ जाती हैं। फॉब्स में जैसे कंपोजिट्स होती हैं, लेग्यूम्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, ये शामिल होती हैं। हर्ब्स भी आप जानते हैं कि ये एक बिल्कुल वुडी हर्बिशियस प्लांट्स जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पे ग्रो करने में, सर्वाइव करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने कंपोजिट की बात की है तो ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एक फ्रेज होता है एनिमल्स के लिए, तो उसकी एक टाइप हम कह सकते हैं। लेग्यूम आप जानते हैं फलीदार पौधे होते हैं, बीन्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होती हैं, और हर्ब्स तो इसमें मैनी टाइप्स आ जाती हैं। ऑल ओवर द हर्ब्स ये अलोंग द ग्रासेस जो हैं ये भी ग्रो करती हैं, लेकिन इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत छोटे छोटे से ये मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी लेयरिंग की बात करें तो स्टूडेंट, लेयरिंग का मतलब ये होता है कि ये ग्रासेस जो होती हैं वो लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हम बात करें तो फर्स्ट लेयर जो हमारे पास मौजूद होती है दैट इज़ ऑफ टाल ग्रासेस। ये टाल ग्रासेस की है जिसमें एंड्रोपोगॉन और पेनिकम ग्रास की एक टाइप है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर में हम कहते हैं मिड हाई ग्रासेस शामिल होती हैं, जिसमें स्टीपा, स्पोरोबोलस और ओरिजोप्सिस शामिल होती हैं इसमें। जबकि थर्ड लेयर की बात करें, तीसरी लेयर जो इसमें मौजूद होती है दैट इज ऑफ, ये शॉर्ट ग्रासेस की होती है। इसमें पोआ, ब्रोमस, लाइकन्स, मॉसेस ये शामिल होते हैं। पोआ और ब्रोमस जो है ये यू नो दैट कि ये एक टाइप है ग्रास की, और लाइकन्स और मॉसेस जो होते हैं ये आप जानते हैं लाइकन्स इज एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड मॉसेस, और मॉसेस जो हैं ये ब्रायोफाइट्स की एक टाइप होती है। तो ये वाली प्लांट लाइफ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली लेयरिंग जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रासलैंड। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये भी MCQ भी है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ये करैक्टर जो है वो मौजूद होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हम पढ़ रहे थे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें हमने इनके लोकेशन को देखा, वर्ड के अंदर लोकेशन को देखा, प्रेरीज और सवाना कहाँ पे ये ग्रासलैंड लोकेशन वाइज हमने इनको डिवाइड किया है। फर्दर हमने इनमें रेनफॉल देखा और रेनफॉल के साथ उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी देखी, रीजन्स को देखा जहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है। आफ्टर दैट हमने प्लांट लाइफ के मुतालिक देखा कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हुए यहाँ पे एनिमल्स, बहुत प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और किस तरह से हैं। फिर एक ग्रासलैंड की करैक्टरिस्टिक्स जो है जिसे हमने लेयरिंग कहा उसको डिस्कस किया। बाकी इसके जो बाकी कंपोनेंट हैं जिसमें हम सॉइल कंडीशंस, इसकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे, ह्यूमन इम्पैक्ट देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल कंडीशन के, मतलब वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो स्टूडेंट, वहाँ की ज़मीन जो है वो सॉइल मॉइस्चर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है।
मतलब कि नमी जो है वहाँ पे बहुत कम है। अब देखा जाए तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बारिश तो बहुत ही कम होती, ना होने के बराबर होती। भी हमने देखा था कि रेनफॉल बहुत ही कम है लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। जब इवेपोरेशन ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन कम है, तो उसकी वजह से सॉइल में मॉइस्चर लिमिटेड है। अब इवेपोरेशन तो आप ये बात जानते हैं कि हम लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन, जिसकी वजह से पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पे हम देखें तो वो सॉइल जो होती है वो खुश्क हो जाती है। स्टूडेंट देखा जाए ना तो सॉइल की जो अपर लेयर होती है, अपर सॉइल जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज मॉइस्ट। वो कैसी है, मॉइस्ट है। और जो लोअर सॉइल होती है वो कैसी है, ड्राइड है। और ये कंटिन्यूस यानी परसिस्टेंट ऐसा ही रहती है, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आता। और जो अपर सॉइल है ये वो सॉइल है जिसमें हम कह सकते हैं ग्रास की रूट्स जो होती हैं वो फिट होती हैं, यानी कि रूटेड सॉइल हम इसे कह सकते हैं, जिसमें रूट्स क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। जबकि दैट इज इम्परमिएबल टू सॉइल सैलिनिटी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात की जाए तो इसमें सॉइल सैलिनिटी के लिहाज से ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। मतलब ये सॉइल सैलिनिटी जो होती है इसमें बहुत कम होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये इसमें एमसीक्यू हो सकता है। क्या एमसीक्यू हो सकता है कि सॉइल कंडीशन कैसी है और वो क्यों ऐसे है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड, उसके बिहाइंड रीज़न कौन सी है, ये एक एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। इसकी अपर लेयर कैसी है, लोअर लेयर कैसी है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट अबाउट द सॉइल कंडीशन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या इन विच सॉइल कंडीशंस द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एग्जिस्टिंग। डिफरेंट तरह से क्वेश्चन जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। एनिमल लाइफ की बात की जाए तो स्टूडेंट हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स हम उनको कहते हैं विच फीड अपॉन हर्ब्स, जो किस पे फीड करते हैं, हर्ब्स पे फीड करते हैं। हर्ब्स आप कह सकते हैं, ये ग्रीनरी कह सकते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं। जैसे कि ये एनिमल्स जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, मैमल्स की बात करें तो उसमें फॉक्सेस हैं, वॉल्व्स हैं, जो लार्ज मैमल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सेम एज इज बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स में फंजाई, एक्टिनोमाइसेट्स, इनके आगे ग्रुप्स मौजूद होते हैं। मोल्ड्स हैं, मशरूम्स हैं, ये मोल्ड्स यानी कि ये इसी के एक टाइप है। ब्रैकेट फंजाई इसमें एग्जिस्ट करती है, यीस्ट एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें ज़ेब्रा है, वाइल्ड हॉर्स है, बाइसन्स हैं, दीज आर लार्ज एनिमल्स। ये जो हैं ये लार्ज एनिमल्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं। स्टूडेंट देखा जाए ना तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनवर्टिब्रेट्स के रिलेटेड। तो इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स, ग्रासहोपर, ये बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं। इतने अबंडेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं, दे कैन कम्पीट फॉर हर्बेज, ये हर्बेज के लिए कम्पीट कर सकते हैं विद हर्बीवोर्स, यानी कि हर्बीवोर्स जो हैं उनके साथ इनका कंपटीशन हो सकता है और ये ज़्यादा फूड कंज्यूम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स की निस्बत देखा जाए। तो इन्हीं के प्रेडेटर्स भी मौजूद होते हैं इंसेक्ट्स को खाने के लिए, जैसे रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, लिजर्ड है, टॉड है, टर्टल्स हैं, मैमल्स हैं। ये इन्हीं के एम्फीबियंस जो यहाँ पे इंसेक्ट्स मौजूद हैं जो बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में मौजूद हैं, तो इनको खाने के लिए प्रेडेटर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से मैमल्स की बात की जाए तो फॉक्स एंड वॉल्व्स इसमें शामिल हैं। These are the mammals which are located here, यहाँ पे मौजूद होते हैं। और डिकम्पोजर्स में ये ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। और लार्ज एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें ज़ेब्रा, वाइल्ड हॉर्स, बाइसन्स, ये जो हैं ये शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी पूछ सकते हैं कि एमसीक्यू की फॉर्म में कौन कौन से डिकम्पोजर, ये किस तरह की लाइफ, एनिमल लाइफ जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस एनिमल लाइफ में इनवर्टिब्रेट्स, हर्बीवोर्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, डिकम्पोजर्स, लार्ज एनिमल्स, ये किस तरह के कौन कौन से एनिमल्स हैं, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एमसीक्यू फॉर्म। तो ये एमसीक्यू में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं लाइक दैट विच टाइप ऑफ एनिमल्स कैन बी एग्जिस्ट इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में किस तरह के एनिमल्स होते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम कहते हैं कि वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से वो कितनी अमाउंट बायोमास जो है वो प्रोड्यूस करेंगे।
बायोमास हम कह सकते हैं दैट इज द अमाउंट विच इज द लिविंग कंटेंट ऑफ एनी एरिया, जो किसी भी एरिया का लिविंग कंटेंट है वो कितना है, तो उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से मेंशन करते हैं, जो फर्स्ट टाइम हम कहते हैं कि प्रोड्यूस हो रही होती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनकी जो होती है वो ऑलमोस्ट 700 to 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, और ये एनुअली की हम बात करें कि पर एनम इतनी कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद होती है। लेकिन अगर हम बात करें सब ह्यूम्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो उसके अंदर ये 4000 प्लस यानी कि इससे भी ज़्यादा ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है एनुअली इसकी प्रोडक्शन हो सकती है, कि इन एरियाज़ में ज़्यादा है, जबकि वैसे अगर हम बात करें उन एरियाज़ में जो है वो कम मौजूद होती है। तो इस तरह से इनमें लार्ज एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं वो कितनी है 5 to 10%। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि लार्ज एनिमल्स कितनी कंज्यूम करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स टोटल हर्बेज का कितना कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से हम ये भी पूछा जा सकता है कि जो रॉडेंट्स और बर्ड्स हैं ये इसके अमाउंट इक्वल या फिर इससे थोड़ा सा लिटिल मोर, थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट जो है वो इसकी जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, बात करें ह्यूमन इम्पैक्ट की कि इंसानी इम्पैक्ट जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे क्या है। तो स्टूडेंट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम यूटिलाइज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, इसको हम यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो कल्टीवेशन में मौजूद है, यानी कि बहुत कम अमाउंट है जो हम इस तरह से इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं कल्टीवेशन में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एसिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल इरोजन इसकी कंडीशन है, सैलिनिटी, इनकी वजह से हम स्मॉल अमाउंट जो है ग्रासलैंड की यूटिलाइज कर रहे हैं। ओवरऑल हम देखें तो उसमें से बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट यूटिलाइज होती है, बाकी जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही। स्टूडेंट, इसका इम्पैक्ट ये भी है कि ग्रेजिंग तो एक प्रोसीजर है ही जिससे बेनिफिट होता है, लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग कर दी जाए तो ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन भी हो सकती है, डिजर्टिफिकेशन भी हो सकती है। क्योंकि जब ओवर ग्रेजिंग एक ही छोटा सा यानी कि फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स आ जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो उनको खाएंगे और उनके जो हूव्स होते हैं वो ज़मीन को हार्ड कर देते हैं। जब वो ज़मीन को हार्ड कर देंगे तो वो ज़मीन से दोबारा ग्रास जो है वो ग्रो नहीं करेगी। जब ज़मीन से दोबारा ग्रास ग्रो नहीं करेगी तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वो एरिया जो है वो ग्रास लैंड से डेजर्ट की तरफ जो है वो चला जाएगा। एंड दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज डिजर्टिफिकेशन, और ये डिजर्टिफिकेशन कहलाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन MCQ फॉर्म एज वेल एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जितने भी हमने इकोसिस्टम्स पढ़े हैं उसमें ह्यूमन इम्पैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत अहमियत का हामिल रखता है। तो ये एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये भी पूछा जा सकता है, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को किस तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं, कैसे डिस्टर्ब कर रही हैं, या कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमंस ऑन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या होता है। ये ओवरऑल मेनी क्वेश्चंस कैन बी अराइज फ्रॉम दिस, बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो इससे अराइज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम के मुतालिक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यानी कि ग्रासलैंड जहाँ जहाँ पे भी ग्रासेस हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, हम इनकी स्पेस पोजीशन के लिहाज से यानी कि जहाँ पे वो लोकेटेड हैं उस एरिया के लिहाज से, रीजन के लिहाज से हम इनको डिफरेंट नेम्स देते हैं। एज वेल जो हमने लेयरिंग की करैक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज वेल MCQ भी है। सेम प्रेरीज और सवाना जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। इसकी प्रोडक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी जितना भी है ये सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हो सकते हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये जो रेनफॉल हमने डिस्कस किया तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हम डेजर्ट इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।